प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला ये सेशन आप सभी लोगों के लिए। और याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। ऑडिशन से यदि थोड़ा सा भी अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगेगा आपके लिए ये सेशन, तो इसे कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर शेयर। तो वार्षिक परीक्षा में यदि आप बैठने वाले हैं और कक्षा 11 के यदि आप विद्यार्थी हैं और मनोविज्ञान का पेपर यदि आप देने वाले हैं तो ये सेशन आपका है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये आरएम के सेट का पेपर एडिशंस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग पहले बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करना एडिशंस। एक काम याद रखिएगा। पहला देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक नहीं है। तापक्रम, आवाज, हंसना, रोशनी। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हंसना जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यानी उद्दीपक के रूप में जो होता है वो हंसी जो होती है वो उद्दीपक के रूप में कार्य नहीं करती है। बल्कि देखा जाए तो अगर हंसी के बारे में, तो हंसी कोई शारीरिक उत्तेजना नहीं है, बल्कि यह किसी उत्तेजना की प्रतिक्रिया है। जैसे कोई चुटकुला मिल गया या कोई अजीब की स्थिति हो गई तो उसके विपरीत में जो प्रतिक्रिया मिलती है उसी को हम लोग कहते हैं हंसी। ठीक है ना। तो ये उद्दीपक नहीं होता बल्कि ये प्रतिक्रिया के रूप में होता है। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण क्या है यहाँ प्रश्न डिस्टेंस। आवेश, आवेश में आ जाने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को क्या कहते हैं। प्रेरणा, भाव, संवेग या फिर मूल प्रवृत्ति। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो हो जाएगा आपका भाव जो होता है, देखिए भावना। देखिए सही उत्तर के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो होगा आपका सही उत्तर जो होगा सी। ठीक है ना। तो यहाँ संवेग के रूप में देखिए प्रेरणा, भाव, संवेग और मूल प्रवृत्ति। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जैसे कहते हैं हम लोग कि जैसे क्रोधित हो गया, क्रोधित क्रोधित होने या उत्तेजित होने की स्थिति जैसे हो गई, तो उसे हम लोग भाव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, भाव के दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिगम से तात्पर्य होता है। अधिगम से तात्पर्य क्या होता है। व्यवहार में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस अधिगम से तात्पर्य जो होता है वो व्यवहार में परिवर्तन से होता है। तो तीसरे का विकल्प नंबर क जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसे हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग का संबंध कहते हैं, का संबंध किससे है। तो देखिए डिस्टेंस ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था स्किनर। ये स्किनर साहब शब्द, स्किनर साहब जी से संबंधित ये आपका प्रश्न रहेगा। ठीक है ना। बहुत ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीखने से परिवर्तन होता होता है। सीखने से जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है। व्यक्ति की प्रेरणा में, व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों में, व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति के व्यक्तित्व में। तो पांचवे का जो राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस वो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्ति के व्यवहार में। यानी पांचवे का विकल्प नंबर ग जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, तो छठवां आपका प्रश्न क्या है। सीखने के पठार की दिशा में देखा जाए तो सीखने की गति घट जाती है, सीखने की गति बढ़ जाती है, सीखने की गति में वृद्धि नहीं होती है, सब कुछ भूल जाता है। देखिए सीखने के पठार में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीखने की गति क्या हो जाती है, वो घट जाती है। तो छठवें का विकल्प नंबर जो होता है क आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। कम होती है, इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे शिक्षार्थी कौशल या ज्ञान के उच्च स्तर तक पहुंचता है, सीखने या सुधार की दर धीमी हो जाती है। इसका मतलब कि जितना तेजी से कोई चीजें अगर लर्निंग करने की बात होती है, वो छोटा बच्चा जितना तेजी से चीजों को लर्न कर लेता है, उतना बड़ा जो बच्चा जो होगा वो उन चीजों को नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये, महत्वपूर्ण इसका उत्तर भी है। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर सातवें प्रश्न की ओर। लघुकालीन स्मृति की अधिकतम अवधि सामान्यतः कितनी होती है। लघुकालीन जो स्मृति होती है डिस्टेंस, उनकी अधिकतम अवधि सामान्यतः कितनी होती है। 12 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, या इनमें से किसी का भी नहीं। तो देखिए डिस्टेंस 30 सेकेंड जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं सातवें का विकल्प नंबर ख जो होगा करेक्ट हो जाएगा। आठवें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, तो स्मृति की प्रतिक्रिया के तत्व हैं। स्मृति की प्रतिक्रिया के तत्व कौन है। सीखना या धारणा, प्रत्यास्मरण, प्रत्यभिज्ञा, ये सभी। तो स्मृति की प्रक्रिया के जो तत्व है डिस्टेंस ये सभी जो हो जाएंगे आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो आठवें का विकल्प नंबर घ जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नौवें प्रश्न की बढ़ते हैं। वैध चिंतन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। वैध चिंतन के लिए देखा जाए तो अनुकूल परिस्थितियां कौन सी है। प्रबल प्रेरणाएं हो गई, रुचि एवं ध्यान हो गया, पर्याप्त समय हो गया, या ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन जो होगा इस प्रश्न का भी
राइट आंसर होगा, यानी 9वें का विकल्प नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। 10वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर हम लोग जब बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे चिंतन का तत्व नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे चिंतन का तत्व नहीं माना जाता है? तो 10वें का विकल्प नंबर जो घ होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप जो होता है डिस्टेंस, वो चिंतन का तत्व नहीं होता है। 11वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, यहाँ पर भूख किस प्रकार का प्रेरक है? भूख जो होता है वो किस प्रकार का अभिप्रेरक है? जन्मजात प्रेरक है, व्यक्तिगत प्रेरक है, अभिप्रेरक है, या फिर सामाजिक अभिप्रेरक है, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं? तो देखिए डिस्टेंस, भूख किस प्रकार के प्रेरक में, देखिए इसको जन्मजात प्रेरक के रूप में हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। यानी जो ये विकल्प नंबर क जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर क जन्मजात प्रेरक के रूप में ये होता है, ठीक है ना। तो 11वें का क जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए भूख जो, क्योंकि यह जैविक आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। देखिए जैविक आवश्यकताओं से जो चीजें प्रेरित होती हैं वो जन्मजात प्रेरक के श्रेणी में हम लोग उनको मुख्य रूप से उसका अध्ययन करते हैं। 12वां देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरक के तत्व के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? प्रलोभ, आवश्यकता, लक्ष्य प्राप्ति, या फिर संवेग प्रबंधन? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो हो जाएगा वो संवेग प्रबंधन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ना। 12वें का विकल्प नंबर घ डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रेरणा, आवश्यकता और लक्ष्य जो प्राप्ति जो होते हैं ये मुख्य रूप से अगर देखते हैं, देखा है तो ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए समय प्रबंधन को देखिए नहीं रख सकते हम लोग इसमें। 13वां देखिए क्या है प्रश्न जो आप लोग का, यौन प्रेरणा का संबंध किस ग्रंथि के स्राव से है? यौन प्रेरणा का संबंध किस ग्रंथि के स्राव से है? 13वां आपका प्रश्न है। देखिए डिस्टेंस ये होता है जो प्रजनन ग्रंथियां है ना, जनन ग्रंथि, तो यहाँ पर विकल्प नंबर ग जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13वें का विकल्प नंबर जो ग होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यानी यौन प्रेरणा जो होती है प्रजनन ग्रंथियों के स्राव से उत्पन्न होती है, जो यौन व्यवहार और प्रेरणा के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना डिस्टेंस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं हैं, ये जन्मजात होती हैं, प्राणी के स्वभाव में होती हैं, संवेग से संबद्ध होती हैं, या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए 14वें का विकल्प नंबर घ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 15वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, तो किस स्मृति की तुलना मानसिक शब्दकोश से की जाती है? किस स्मृति की तुलना मानसिक शब्दकोश से की जाती है या की गई है? तो 15वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थगत स्मृति को, अर्थगत स्मृति, ठीक है ना, इसे हम लोग कहते हैं सिमेंटिक मेमोरी भी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। तो 15वें का विकल्प नंबर ख जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, 16वें का विकल्प नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। 17वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, संवेगों के जानने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? संवेगों के जानने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? भाषा अभिव्यक्ति, मुखाभिव्यक्ति, विचार प्रक्रिया का नष्ट होना, ये सभी। तो 17वें का विकल्प नंबर जो घ होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, 17वें का विकल्प नंबर घ। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हम लोग अब 18वें प्रश्न की ओर डिस्टेंस। देखिए 18वां हम लोग का प्रश्न क्या है, प्रश्न जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों का 18वां प्रश्न भी। तो इस प्रश्न को भी देख लिया जाता है। और एक युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है डिस्टेंस, तो यहाँ देखिए युग्मनज देखिए कोशिका होता है। देखिए 46 गुणसूत्रों के लिए 23 जोड़े गुणसूत्रों की बात हो रही है ना। तो गुणसूत्र की संख्या तो डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए ये 23 हो जाएगा आपका ना, 46 टोटल वैसे होते हैं, इनकी संख्या जो होती है वो 46 गुणसूत्रों के लिए देखा जाए 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो होगा आपका युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछा जाए तो 23 आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 जोड़ा होता है और टोटल जो है 46 गुणसूत्रों की के लिए 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 19वें प्रश्न को बोलते हैं, बालक की तीव्र बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का प्रश्न है 19वां। तो 19वें प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विकास मंद होता है, विकास समान नहीं रहता है, विकास सामान्य से तीव्र होता है। तो देखिए विकास सामान्य से जो होता है डिस्टेंस वो तीव्र होने लगता है, ठीक है ना, अधिक तेजी से होता है। 20वें प्रश्न की हम लोग जो बढ़ते हैं, देखिए 20वां हम लोग का प्रश्न क्या है, तो विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ये हम लोग का 20वां प्रश्न है। तो प्रजाति जो होता है डिस्टेंस में सम्मिलित
नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। 21वां प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, मनोविज्ञान की जड़ें किस शास्त्र में है? तो देखिए डिस्टेंस ये सीधा सीधा आपका हो जाएगा दर्शन शास्त्र ना, दर्शन शास्त्र। यानी मनोविज्ञान को हम लोग दर्शन का ही विज्ञान कहा गया है, ठीक है ना। जैसे मनोवैज्ञानिक होता है कि साइकोलॉजिकली तरीके से किसी को पढ़ना, मतलब आप उसको अच्छे से एकदम जान रहे हो, उसका दर्शन आपने कर लिया, तब आप उसके बारे में अपने वक्तव्य को रख पा रहे हैं। चलिए, ये आपका हो गया। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो होगा वाटसन, वाटसन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जॉन बी वाटसन को व्यवहारवाद का संस्थापक माना जाता है, जो मनोविज्ञान का एक स्कूल है, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेगा आप लोगों का। चलिए 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। मनोवैज्ञानिक जांच के साक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया जाता? वर्णन, बोध, नियंत्रण या फिर सौहार्द संबंध। तो मनोवैज्ञानिक जांच में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? ये आपका 23वां प्रश्न है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस अगर देखा जाए तो जो मुख्य रूप से होगा यहाँ पर देखिए बोध जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और समझना, देखिए मनोवैज्ञानिक जांच का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक अनुसंधान और विश्लेषण का परिणाम है। बोध जो होता है वो क्या होता है? मनोवैज्ञानिक अनुसंधान और विश्लेषण का परिणाम के दृष्टिकोण से हम लोग इसे देखते हैं। अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषता क्या होती है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। तो देखिए ये सभी चीजें इसमें शामिल होती है। तो अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताओं में देखा जाए तो उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता भी उसमें होनी चाहिए। तो 24वें का विकल्प नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 25वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए 25वां हम लोग का प्रश्न क्या है? मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है? वुंट को, टिचनर को, अरस्तु को, इनमें से किसी को भी नहीं। तो 25वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विलियम वुंट, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो 26वां प्रश्न क्या है? देखिए विलियम वुड के बारे में थोड़ा सा हम लोग बताते चले यहाँ पर। 1879 में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने और मानव चेतना और मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का नेतृत्व करने के लिए भी जो है विलियम वुड को जाना जाता है। ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये। कौन? विलियम वुड साहब का, ठीक है ना। 26वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए 26वां का प्रश्न क्या है? मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली जो विधि है वो कौन सी है? तो भाई जाहिर सी बात है प्रयोग विधि, प्रयोगशाला की बात होगी तो मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिला देगी। भाई विज्ञान में तो सबसे बड़ी बात होती है प्रैक्टिकल ही ना होता है उसमें चीजें। इस तरीके से आप समझिए इसको। डिस्टेंस पहली मनोविज्ञान की पहली परीक्षा देखिए यहाँ पर, देखिए विलियम वुंट साहब, देखिए बात आ गई ना यहाँ पर 1879। देखिए अभी मैंने ऊपर बता रहा, हम लोग इसी प्रश्न का बात कर रहे थे ऊपर अभी। तो विलियम वुंट ने 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जन्म को देखा जाए तो उन्होंने पहली बार चिन्हित भी किया। कौन? विलियम वुंट साहब ने 1879 में। और कहां पर किया हुआ था? लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। चलिए 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर नहीं करते हैं, ये आप लोग गलत काम करते हैं। तो कोई भी अगर कंटेंट आपके लिए इतना परिश्रम से बन रहा है तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि उसे अपने क्लासमेट पर आप तुरंत शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 28वें प्रश्न की ओर। देखिए 28वां प्रश्न क्या है? मिथ्या प्रत्यक्षण कहा जाता है? भ्रम, संवेग, स्मृति, अवधान। तो देखिए डिस्टेंस विकल्प नंबर का करेक्ट हो जाएगा भ्रम, ठीक है ना। 29वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, अहम अंतर्ग्रस्तता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? अहम अंतर्ग्रस्तता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? ये आपका 29वां प्रश्न है और इसका सामाजिक अभिप्रेरक जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 29वें का विकल्प नंबर ग। बढ़ते हैं हम लोग 30वें प्रश्न की ओर। देखिए 30वां आपका प्रश्न क्या है? जन्मजात अभिप्रेरकों की विशेषता क्या होती है? सभी मनुष्यों में समान होते हैं, इन्हें सीखना नहीं पड़ता, ये अधिक प्रबल होते हैं, उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य हैं। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो जो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी जो तथ्य हैं वो सत्य हैं, ठीक है ना। 30वें का विकल्प नंबर घ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। डिस्टेंस इतने प्रश्न, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है संघर्ष के साथ आप लोगों को, जो आप लोगों ने इतना परिश्रम दिया, श्रम किया, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। जो 14 मिनट का आपने समय निकालकर जो इस बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को आपने पढ़ा। और ये जो है यहाँ पर से देखिए अति लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला को ध्यान से देख लीजिए और लघुत्तरी का स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। अगर आपको दिक्कत होता है तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी जो है आप लोग को किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य लेक्चर में प्रोवाइड
करा दूंगा। ये है आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्नों का श्रृंखला डिस्कशंस, इसे भी ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट मार लीजिए इनका भी, इसे भी तैयार करके ही जाना है आप लोग को। और ये पूरा टोटल प्रश्न है आपका। तो डिस्टेंस ये रहा आपका टोटल जो है मनोविज्ञान का कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक का ये महत्वपूर्ण पेपर। वार्षिक का ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है डिस्टेंस, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों की वजह से ही ये चैनल है। और इस चैनल की वजह से जो है वो आप अपना पहचान भी बनाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो डिस्टेंस ये चैनल जो है आपके लिए समर्पित है पूरी तरीके से। बस आपको एक काम करना है कि इसे एक अलग पहचान इसकी बनाने के लिए आप लोग अपना सहयोग जो है थोड़ा जरूर करें। बस थोड़ा में करने का मतलब ये है कि अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है डिस्टेंस तो उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दिया करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से पूर्वक धन्यवाद।